10 अक्टूबर 2024 की सुबह जब लोग खेतों में जाते हैं जंगल पानी करने के लिए, तो वो जैसे ही खेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों के पीछे उन्हें कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। जब वो चीज अजीब सी उनको नजर आई तो ये उसके पास जाते हैं और उसको जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर इस तरीके से क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि किसी इंसानी पैर वो उनको दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो नजदीक जाते हैं तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं उस चीज को देखने के बाद। वहां पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था, जो कि उनके ही गाँव की रहने वाली एक महिला थी, रीतू। रीतू की उम्र यही तकरीबन 36 साल की रही होगी। और ये जो लोग इस तरीके से रीतू की शव को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। रीतू का जो पति था संतोष, ये जो था वो कल शाम से ही यानी कि 9 अक्टूबर के ही शाम से काफी ज्यादा परेशान था। रीतू जो थी वो घर पर शौच का नाम लेकर के निकली थी, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। और जब वो वापस नहीं आई तो संतोष उसे जगह जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले भी साथ दे रहे थे, लेकिन रीतू को रात में कुछ पता नहीं चला। लेकिन सुबह अनायास ही ये जो रीतू का शव था वो लोगों को नजर आ गया। जब इस तरीके से लोगों ने रीतू का शव देखा तो ये घबरा गए और ये दौड़ते भागते संतोष के पास जाते हैं और संतोष को बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है उसका तो शव वहां पर इस तरीके से झाड़ियों में बिल्कुल ही किसी खड्डे के अंदर इस तरीके से पड़ा हुआ, चलो एक बार तुम भी चल करके देख लो। संतोष जो था वो बदहवास दौड़ता भागता उस जगह पर पहुंचता है और जब उस जगह पहुंचता है तो फिर वहां पर ये फपक फपक कर रोने लगता है, क्योंकि जो इसकी पत्नी थी जिसको ये बहुत ज्यादा प्यार किया करता था वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। खैर, ये सारी चीज देखने के बाद जो संतोष होता है वो फिर सीधे पुलिस थाने पहुंच जाता है, गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर। और पुलिस थाने जाने के बाद वो पुलिस वालों से कहता है कि जो उसकी पत्नी है वो 9 अक्टूबर की शाम को शौच के लिए निकली थी, लेकिन आज उसकी सुबह यहाँ पर खेतों के बीच झाड़ियों में उसका जो है शव मिला है खड्डे के अंदर। अब दोस्तों, पुलिस जब इस बात को सुनती है तो पुलिस भी मौका वारदात पर आती है। वहां पर जो पुलिस की टीम होती है ये शव को रिकवर करती है। अब शव की हालत कुछ ऐसी थी कि इसके शरीर पर चाकुओं से गोदा गया था। इसके कोमल अंगों को चाकू से काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया गया था। खैर, जब पुलिस ने ये सारा मामला और ये सारी चीजें देखी और कपड़े वगैरह भी अस्त व्यस्त थे तो ये तो शंका हर कोई जाहिर कर रहा था कि इसके साथ दुराचार भी हुआ होगा। अब रीतू के शव को मोर्चरी में पहुंचा दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी और यहाँ पर गांव वाले से और ये जो संतोष होता है इसे पूछताछ कर रही थी कि तुम्हें किसी पर शक हो तो बता दो, हम तहकीकात वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन ये शक तो कहीं किसी पर जता ही नहीं रहे थे, उनको किसी पर शक था भी नहीं। अब यहाँ पर पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का इंतजार करती है। 2-4 दिन के बाद रिपोर्ट भी आ जाती है। उससे पहले जो रीतू है उसका जो शव है इसका अंतिम संस्कार किया जा चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि इसके साथ पहले गलत किया गया था और एक से ज्यादा लोगों ने इसके साथ ये सब कुछ किया था। और दूसरी बात, जो इसके ऊपर हमला किया गया वो किसी धारदार हथियार यानी कि चाकू से किया गया है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से रीतू की मौत हो गई थी। पुलिस के सामने इतनी सारी जानकारी मिल चुकी थी। अब यहाँ पर पुलिस जो है वो पूछताछ में लगती है कि रीतू का किसी से प्रेम प्रसंग था, किसी के साथ इसका उठना बैठना था या फिर कोई और तरह की बातें हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक कुछ पता नहीं चला था। यहाँ पर पुलिस को एक चीज नजर आती है कि जो रीतू का भतीजा है, जो सगा भतीजा है दोस्तों, जिसका नाम नवल होता है, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की उम्र रही होगी, इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। जब इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई पुलिस ने जनरली इससे पूछ लिया कि तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ है, तो फिर यहाँ पर जो नवल होता है वो कहता है कि उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गया था और इसी वजह से उसके हाथ में चोट आ गई है, तो उसने इसलिए मरहम पट्टी करवाई हुई है। पुलिस कहती है कि तुम्हारी बाइक दिखाओ जिससे तुम गिरे थे। तो यहाँ पर नवल जो है वो अपनी बाइक दिखाता है। बाइक पर भी काफी खरोंच आई थी और वो भी ठुकी हुई दिख रही थी दोस्तों। तो पुलिस को लगा कि चलो ठीक है, एक्सीडेंट हो गया होगा और इस तरीके से ये जो है मामला निकल गया होगा और ये घायल हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात ये थी कि जब नवल से पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, बाइक कितनी स्पीड में थी, तो वो बताता है कि 30-40 की स्पीड थी। बाइक टर्न लेते हुए बाइक गिर गई, उसके हाथ में चोट आ गई, लेकिन नवल के शरीर पर कोई और खरोंच नहीं आई थी। अब बात ये था कि अगर कोई बंदा बाइक से गिरता है तो उसके कंधे क्यों नहीं या चेहरे पर कहीं ना कहीं तो खरोंच आती ही है, लेकिन ये नहीं सामने आया। लेकिन पूछताछ में ये भी पता लगा कि नवल उस वक्त हेलमेट भी नहीं पहना था। पुलिस ने उसे पूछा भी कि क्या हेलमेट नहीं पहना था, तो उसने कहा कि हेलमेट तो गांव के रास्ते में कौन ही पहनता है, कहीं बाहर वगैरह जाता हूँ सिटी में तो पहन कर जाता हूँ, तो इसके कहीं और खरोंच के निशान क्यों नहीं थे, सिर्फ हाथ पर ही चोट क्यों लगे थे। पुलिस जो है इस चीज को नोटिस कर लेती है और यहाँ पर जो नवल है इसे पुलिस थाने लाया जाता है। पुलिस थाने ले जाने के बाद इससे बारीकी से पूछताछ की जाती है, कहाँ गिरे थे, कैसे गिरे थे, कहाँ से, सारी चीजें जो है वो पुलिस उससे पूछ रही थी। किस वक्त हुआ था, तुम कहाँ से मलहम पट्टी करवाए थे, ये सारी चीजें जब इससे पूछी जाती है तो फिर ये घबरा तो रहा था, क्योंकि पुलिस जो है वो कंटिन्यू इस तरह से सवाल पूछे जा रहे थे बाल के खाल निकालने वाले, तो ये बुरी तरीके से घबरा रहा था और जो इसकी घबराहट थी पुलिस पहचान चुकी थी। खैर, जहां पर यहाँ इसने मलहम पट्टी करवाई थी, जो स्थानीय डॉक्टर था, जो भी झोला छाप डॉक्टर था, तो फिर उसके पास जाया जाता है, उसे पूछताछ की जाती है। तो वो बताता है कि जी ये 9 अक्टूबर की रात को आया था और रात को आने के बाद इसने कहा कि इसके हाथ में खेत में खड़ी फसल को ये काट रहा था, तो दराती इसके हाथ में लग गई थी और इसकी वजह से इसे घाव लग गया था, तो मैंने इसकी परम पट्टी कर दी थी। अब दराती हाथ में लगी घाव हुआ धारदार हथियार से, तो पुलिस को लिंक मिलता जा रहा था, इसका घाव भी पुलिस देख चुकी थी।
अब यहाँ पर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। एक्सपर्ट से जब इसके घाव और जो रितु के घाव होते हैं उनको जब मैच कराया जाता है तो ये पता लगता है कि एक ही धारदार हथियार से इन दोनों को घाव लगा है या दोनों को मारा गया है। अब दोस्तों नवल के ऊपर यहाँ पुलिस जो है वो पूरा पूरा शिकंजा कस चुकी थी। नवल से पूछताछ की जाती है कि तुमने रितु की हत्या क्यों की। डायरेक्ट ये सवाल सुनकर के तो नवल की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई थी, उसकी तो हवाइयां उड़ गई, वो पसीना पसीना होने लगा। लेकिन अब पुलिस जब नवल से सख्ती से पूछताछ करती है तो नवल कहता है कि हाँ, रितु की हत्या उसने ही की है। अब एक सगा भतीजा अपनी ही चाची की हत्या क्यों ही करेगा। जब इस चीज को पुलिस पूछती है तो नवल यहाँ पर कहानी सुनाता है। तो ये कहानी कुछ ऐसे निकल कर आई दोस्तों। ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक थाना क्षेत्र पड़ता है और वहीं पर एक नजदीकी गांव है और उसी गांव के अंदर नवल रहा करता था। जो रितु है इसका पति संतोष जो होता है वो और इसका बड़ा भाई जो थे वो दोनों ही ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे। रितु की देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, 26 साल की महिला थी जब ये शादी होकर के इस घर के अंदर आई थी और उस वक्त जो नवल है इसकी उम्र लगभग 10-12 साल के आसपास रही होगी। अब जो नवल है वो रितु से कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक किया करता था, इसके पास आकर के बैठ जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, रितु की खूबसूरती में भी चार चांद लगने लगे और जब इसको बच्चे हुए तो रितु जो थी वो और ज्यादा खूबसूरत हो गई। और यहाँ पर जो नवल था इसके ऊपर भी जवानी आने लगी थी। 15-16 साल की उम्र में जब नवल पहुंचा तो इसको स्त्री और पुरुष में क्या फर्क होता है इन चीजों के बारे में अब नॉलेज होने लगी थी। जब इसको इस तरीके की नॉलेज होने लगी और रितु से इसका करीबी रिश्ता पहले से ही था हंसी मजाक वाला, तो फिर ये रितु से इस तरीके की बातें कर लिया करता था। रितु भी जो थी वो नवल को बिल्कुल ही एक दोस्त की तरह इन सब चीजों के बारे में समझा दिया करती थी, मतलब कि इन दोनों के बीच में नॉनवेज बातें हुआ करती थी। अब धीरे धीरे जब रितु और नवल के बीच में इस तरह की बातें होती तो फिर नवल ने एक दिन इच्छा जाहिर करी रितु के साथ ये सब करने की। रितु ने पहले तो नवल को टाल दिया और उससे कहा कि तुम बहुत ज्यादा छोटे और तुम इस काम को करने के लिए अभी तुम्हें और बड़ा होना जरूरी है। लेकिन जो नवल था वो जिद्दी होता है। रितु जो थी वो नवल से कुछ ज्यादा ही उसका लगाव होता है और इसीलिए वो नवल की इस जिद को उसने मान लिया था। नवल 15-16 साल का था उस वक्त और जो रितु थी वो उसमें 30-32 साल की थी। अब जो रितु होती है नवल को इस ख्वाहिश को उसने पूरा करने के लिए नवल के साथ उसने संबंध बनाना शुरू कर दिया। यहाँ नवल और रितु जो थे वो चाची भतीजे का रिश्ता भूल करके ये सारा काम करने लगे थे। नवल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और नवल की खुशी को देखकर रितु के भी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब यहाँ पर जो नवल था इसकी अब आदत पड़ चुकी थी, जब भी वो रितु को अकेला देखता तो उसके साथ ये सारा काम करने की कोशिश करता और रितु भी इसके साथ ये सारा काम कर लिया करती थी मौका देकर। नवल को कभी भी रितु ने मायूस नहीं किया और यहाँ संतोष को भी मायूस नहीं किया, ये दोनों का एंटरटेनमेंट करती थी। अब धीरे धीरे समय जब इसी तरीके से बीतने लगा तो यहाँ पर जो नवल था वो अब 21-22 साल का नौजवान लड़का हो चुका था और रितु की उम्र 36 साल हो चली थी। नवल की शादी के लिए लड़की ढूंढी जाती है, घर वाले भी कोशिश में लगे हुए थे। यहाँ पर नवल के लिए जब लड़की ढूंढी जाती है तो नवल और उसकी शादी करवा दी जाती है 5 महीने पहले। नवल बताता है कि जब उसकी शादी हुई तो उसने रितु से अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। रितु जो थी वो बार बार नवल से कहती थी कि तुम आ जाया करो मेरे पास, जब मैंने तुम्हें इतना सुख दिया तो अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब मुझे भी सुख जाए तो तुम भी मुझे सुख दो। लेकिन जो ये नवल था ये अपनी पत्नी के लिए वफादार बनकर के रहना चाहता था। नवल को अब समझ भी आ चुकी थी क्योंकि वो मेच्योर हो चुका था कि ये चाची भतीजे का रिश्ता है और अगर इस रिश्ते के किसी नाजायज रिश्ते के बारे में किसी को पता लगेगा तो फिर इनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल की बदनामी हो जाएगी। जो नवल था इन सब चीजों को समझने के बाद रितु को समझाया करता था कि देखो चाची, ये चीजें हम दोनों के बीच में अच्छी नहीं है। हुआ जब तक हुआ मेरा तो बचपना था, लेकिन अब आप भी मेच्योर हो, मैं भी मेच्योर हूँ, अब ये चीजें सही नहीं है, यही चीजों को रोक देना चाहिए। लेकिन जो रीति थी वो मानने को राजी नहीं थी। यहाँ पर जो नवल होता है वो एक पैसा भी अच्छा कमा लिया करता था, भी कोई अच्छी जॉब किया करता था, तो रितु को ये पैसे से भी काफी मदद किया करता था, इसे गिफ्ट लाकर दिया करता था, इसके ख्वाहिशों को भी पूरा कर रहा था। अब रितु एक तो नवल से वो संबंध कायम रखना चाहती थी, दूसरा जो नवल पहले उसके लिए खर्चा किया करता था वो चाहती थी कि आज भी वो उसके लिए वैसे ही खर्चा करे, वैसे ही उसको गिफ्ट ला कर दे। लेकिन नवल अब इन चीजों से दूर हटना चाहता था। अब रितु जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, नवल की बेरुखी से सहन नहीं हो रही थी। जब रितु से इस तरीके की नवल की बेरुखी सहन नहीं हुई तो फिर उसने नवल को परेशान करना शुरू कर दिया। नवल को डांटती डपटती, उससे कहती कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारी पत्नी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगी। नवल यहाँ पर रितु को काफी समझाता था कि तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, तुम्हारा भी घर उजड़ेगा, मेरा भी उजड़ेगा और ये पूरे खानदान की बदनामी वाला काम हो जाएगा। रितु कहती है कि मुझे उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, अब क्या नाम है और क्या बदनाम, जब मैं तुम्हारे साथ पूरी हो ही चुकी हूँ तो फिर मैं दुनिया के सामने ओपन होने में अब क्या फर्क पड़ सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये साथ किसी भी हाल में चाहिए। अब तुम खुशी से आओ तो ठीक, वरना मैं तुम्हें मजबूर कर सकती हूँ मेरे साथ ये सारा काम करने के लिए। नवल जो था वो काफी परेशान हो गया था रितु की जिद और इन बातों को सुनने के बाद। नवल जो था वो अपने खास दोस्त देवेंद्र के साथ बैठा है। जब उसके
उसके साथ ये खा रहा था, पी रहा था, नशे की हालत में था, तो फिर ये देवेंद्र को अपनी सारी अपडेट सुना देता है। देवेंद्र से कहता है कि यार जो उसकी चाची है उसके साथ उसके नाजायज संबंध है। खैर वो बचपना था, एक नादानी थी, उसने चाची से जिद करी, चाची ने भी मना नहीं किया और ये सारा काम जो है वो रितु ने नवल के साथ कर लिया। लेकिन अब ये है दोस्तों कि नवल तो समझ चुका था, लेकिन रितु जो थी वो अभी भी समझने को राजी नहीं है कि ये जो काम कर रहे थे, कल को अगर किसका खुलासा दुनिया के सामने हो जाता है तो फिर इनके क्या हाल होगा। तो यहाँ पर जो देवेंद्र होता है दोस्तों, वो नवल की सारी बातों को सुनता है और नशे में जो देवर होता है वो नवल से कहता है कि देख यार तेरी चाची मान जाए तो ठीक, और अगर वो नहीं मानती है तो फिर उसको हमेशा के लिए खामोश कर दे, बस यही एक रास्ता तेरे पास बचा हुआ है। खैर उस वक्त जो देवेंद्र होता है वो नशे की हालत में जो उसके मुंह में आया वो बड़बड़ाता चला गया। नवल ने उसकी बात को सुना और उसकी बात को सुनने के बाद ये सीरियस हो गया और फिर इसी बात के ऊपर ये सोचने लगा, आइडिया लगाने लगा। उसने कहा बात तो ये सही कह रहा है, अगर फसाद की जड़ को ही काट दिया जाए तो फिर फसाद होगा कहाँ पे। तो इसी तरीके से जो नवल होता है अब ये पूरा ये प्लान बना चुका था कि वो रितु को रास्ते से हटा ही देगा। खैर अब ये अकेला तो इस काम को कर नहीं सकता था, इसने देवेंद्र से कहा। देवेंद्र ने पहले तो साफ मना कर दिया कि नहीं मैं इस काम के अंदर तेरा कोई साथ नहीं दे सकता, तू किसी की हत्या करने की बात कर रहा है, वो भी तेरी चाची को, कल को अगर पकड़ में आ गए तो सारी जिंदगी जेल में निकल जाएगी, फांसी भी हो सकती है। लेकिन नवल कहता है कि देख देवेंद्र, अगर तू मेरा साथ देगा तो फिर एक बार में तुझे रितु के साथ वो संबंध बनाने का मैं मौका भी दूंगा। अब जब देवेंद्र ने ये बात सुनी तो फिर उसका भी मन लग गया। उसने कहा कि रितु जैसी खूबसूरत महिला से अगर संबंध बनाने को मिल जाता है तो फिर तो बारे न्यारे मजे ही मजे हैं। खैर देवेंद्र जो था वो किसी न किसी तरीके से नवल ने इसे मना लिया था और फिर ये रितु की हत्या करने के लिए नवल का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। 9 अक्टूबर को दोस्तों जो नवल होता है वो रितु को ये कहता है कि आज खेतों में आ जाना, आज मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। रितु जो थी वो बिल्कुल चहक उठी थी, उसके मन में तो खुशी के फव्वारे फूलने लगे थे। ये बिल्कुल शाम होने का इंतजार में थी। जैसे ही शाम के 6-7 के लगभग का समय होता है तो फिर ये घर में अपने पति संतोष को कहती है कि वो फ्रेश होने के लिए जा रही है, जंगल में शौच के लिए जा रही है और वो अभी थोड़ी देर में लौट कर आ जाएगी। और फिर ये खेतों की तरफ चल पड़ती है। अब जब ये खेतों की तरफ चल पड़ती है तो फिर वहां पर इसे नवल मिल जाता है। नवल जो होता है वो रितु को किसी दूसरे स्थान पर झाड़ियों के पीछे, जहां पर एक खड्डा सा था और इस तरीके से गहरी खाई सी थी, वहां पर लेकर के जाता है। और फिर वहां पर जाकर उसी वक्त जो देवेंद्र होता है वो भी खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर जो रितु और जो नवल है ये दोनों बात कर रहे होते हैं। नवल फिर रितु को खूब समझाने की कोशिश करता है कि इन सब चीजों का जो असर होगा वो बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो रितु कहती है कि नहीं, जैसे आज तुमने मुझे बुलाया ऐसे जब भी मेरा मन करेगा मैं भी तुम्हें यही बुला लिया करूंगी, तुम आ जाया करो, हम गाँव के बाहर एकांत में सारा काम कर लेंगे, ना तो किसी को पता चलेगा और ना ही तुम्हारी कोई दिक्कत आएगी, ना ही मुझे कोई दिक्कत होगा। नवल ने सोचा कि ये मानने वाली है नहीं, इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। खैर जो रितु होती है वो नवल के ऊपर झुक पड़ती है। नवल जो है वो रितु के साथ सब कुछ करता है और जब ये दोनों सब कुछ कर रहे थे उसी वक्त देवेंद्र वहां पर आ जाता है। देवेंद्र को देखकर रितु बहुत ज्यादा घबरा गई। रितु को लगा कि रितु जो है वो अपने आप को नवल से दूर हटाने लगी, लेकिन जो नवल था वो रितु के साथ ये सारा काम उस दौरान करता रहा। जब नवल का पूरा जोश उतर गया, जब इसने सब कुछ उसके साथ कर लिया तो फिर नवल जो है वो रितु से दूर हो जाता है। यहाँ पर देवेंद्र रितु से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ करना है, वरना पूरे गांव में तुम्हारा ये जो रिश्ता है, ये जो सारी चीजें मैं सभी को बता दूंगा। रितु जो है वो घबरा जाती है। उसने देवेंद्र को भी कहा कि चलो ठीक है तुम भी कर लो। अब देवेंद्र ने भी उसके साथ ये सारा काम किया। अपना काम करके वो फ्री हो जाता है और जैसे ही खड़ा होता है, रितु अभी लेटी हुई थी कि तभी जो नवल है वो अपने हाथ में चाकू लिए हुए था और जैसे ही रितु जमीन पर वहीं पर लेटी हुई थी उसके ही वो छाती पर बैठ जाता है और इसके सीने पर वो ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। उसके बाद नवल का गुस्सा शांत नहीं होता है, वो रितु के कोमल अंगों को, संवेदनशील अंगों को भी चाकू से काफी नुकसान पहुंचाता है। खैर यहाँ पर रितु जो थी वो चीखने चिल्लाने लायक भी नहीं बची थी क्योंकि इसका मुंह देवेंद्र ने अपने हाथ से दबाया हुआ था। थोड़ी देर में जो है वो रितु के ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है और इसको ऐसी हालत में छोड़कर इसके थोड़े बहुत कपड़े ठीक करके देवेंद्र और जो नवल है वो नहर किनारे चले जाते हैं। वहां पर इन्होंने अपने हाथ पैर धोए, जो भी इनके शरीर पर खून लगा था उसको साफ किया। अब जो चाकू था उन्होंने किसी झाड़ू के पास में खड्डा खोद करके उसी में उसको दफन कर दिया था। जब इस तरीके से नवल रितु के ऊपर हमला कर रहा था तो इसके हाथ में भी चाकू से घाव हो गया था, लेकिन उस गहमा गहमी में तो नवल को कुछ पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद जो नवल होता है वो जाता है किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, जो कि गांव में होते हैं, छोटे मोटे क्लिनिक लगा करके बैठे रहते हैं। उनके पास जाने के बाद कहता है कि दराती से हाथ कर गया था, फसल काट ले रहा था इसलिए, तो उसने इसकी मलहम पट्टी कर दी। खैर नवल घर आ जाता है। दूसरे दिन जो रितु का शव था ये गांव वालों ने देखा तो इस तरीके से गांव में फैल गई और जब पुलिस ने देखा कि नवल के हाथ में पट्टी बंधे हुए तो जो है पुलिस ने औपचारिक क्वेश्चन जो है वो नवल से करना शुरू किए और जैसे क्वेश्चन नवल से किए जा रहे थे नवल जो था वो घबरा भी जाता और वो क्वेश्चंस का आड़ा टेढ़ा जवाब भी देता जा रहा था। खैर यहाँ पर जब नवल पुलिस की गिरफ्त में आया तो फिर नवल की निशानदेही पर इसके जो कपड़े थे खून में सने हुए और वो जो चाकू था वो पुलिस जो है वो झाड़ियों के पास गड्ढे में से बरामद कर लेती है। नवल और देवेंद्र को रितु की हत्या और इसके साथ दुराचार करने की तमाम धाराएं लगाकर इसे सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। तो इस पूरे कहानी में, पूरे घटनाक्रम में आपने देखा कि जो नवल का अंदेशा था वो वाकई
वाकई सही था। अगर नवल रितु के साथ इस काम को कंटिन्यू रखता रितु के जीत के ऊपर, तो आज नहीं तो कल रितु के इस प्रेम प्रसंग के बारे में सबको पता लगना ही वाला था, और लग ही जाता, क्योंकि ऐसी चीजें छुपती नहीं है। ये इन्होंने 10 साल तक छुपा कर रखा था, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज नहीं तो कल जब दुनिया को इसके रिलेशन के बारे में पता लगता, तो नवल भी कहीं से कहीं तक मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, और ना ही रितु जो थी वो कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक रहती। इन दोनों के घर तो बर्बाद होने ही वाले थे। दूसरी बात यह है कि जो नवल ने ये फैसला करा रितु को खामोश कर देने का, तभी भी इन दोनों की जिंदगी बर्बाद ही हो गई। रितु जो थी वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी, और जो नवल है वो अब सारी जिंदगी सलाखों के पीछे निकालेगा, और उसका जो दोस्त है जिसने ये सलाह दी थी, वो भी अपनी सजा सलाखों के पीछे ही जाकर के भुगतेगा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा दोस्तों, चाहे वो संबंध बनाने का हो, चाहे वो किसी की हत्या कर देने का हो, या फिर किसी को गलत सलाह देने का हो, तो अपने मुंह से कैसे कभी ऐसे बोल भी ना निकालें जिसका खामियाजा जिंदगी भर पछता कर भुगतना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।